सोचिए, भारत की संसद में एक ऐसा आरोप गूंजे जो सीधा इतिहास के पन्नों को पलटकर देखने पर मजबूर कर दे। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ। एक दावा जो हमें ले जाता है सीधे 1946 में, भारत की आज़ादी से ठीक पहले। ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं था। ये इल्जाम लगा था देश के पहले प्रधानमंत्री पर। लेकिन ये दावा अचानक या हवा में नहीं आया। इसके पीछे एक बड़ी वजह थी, आज की एक राजनीतिक बहस का जवाब था। तो आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। देखिए, लड़ाई दो मोर्चों पर थी। एक तरफ विपक्ष कह रहा था कि मौजूदा सरकार चुनावी प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ कर रही है, तो दूसरी तरफ से सत्ता पक्ष ने पलटवार किया और कहा कि वोट चोरी का इतिहास तो आपका खुद का रहा है। मतलब आज की चिंता का जवाब इतिहास का एक पन्ना खोलकर दिया गया। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि संसद में हुआ क्या था, फिर चलेंगे सीधे 1946 के उस मशहूर चुनाव में, देखेंगे कि वोट कैसे पड़े, गांधी जी ने क्या किया और क्यों पटेल की जगह नेहरू को चुना गया। और आखिर में वापस आज के दौर में आकर देखेंगे कि ये सब बातें आज क्यों हो रही हैं। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। मतलब संसद में ऐसी क्या बात हो गई कि मामला सीधा नेहरू और पटेल तक जा पहुंचा। चलिए उस चिंगारी को समझते हैं जिसने इस पूरी बहस को हवा दी। तो देखिए, विपक्ष का कहना था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जो नया कानून आया है वो चुनाव आयोग की आज़ादी पर सवाल खड़े करता है। जैसे पहले जो कमिटी कमिश्नर चुनती थी उसमें भारत के चीफ जस्टिस होते थे, एक न्यूट्रल आवाज के तौर पर। अब उन्हें हटा दिया गया है, जिससे सरकार का पलड़ा 2-1 से भारी हो गया है। और भी बातें थीं, जैसे कमिश्नरों को कानूनी छूट मिलना या चुनावी डेटा का सिर्फ 45 दिनों में डिलीट हो जाना। विपक्ष का कहना था कि ये सब हमारी चुनावी प्रक्रिया की नींव को हिलाने वाली बात। अब विपक्ष के इन्हीं सवालों के जवाब में सत्ता पक्ष ने एक दांव खेला। उन्होंने बहस का रुख ही मोड़ दिया और हमें ले गए सीधे 1946 में। ये वो दौर था जब आज़ादी बस दहलीज पर खड़ी थी और देश के भविष्य का एक बहुत बड़ा फैसला होना था। अब देखिए, ये कोई मामूली पार्टी का अंदरूनी चुनाव नहीं था। नहीं, ये तो असल में देश के पहले प्रधानमंत्री का चुनाव था। उस वक्त एक बात बिल्कुल साफ थी। एक तरह का अलिखित नियम था कि जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री भी होगा। तो आप समझ सकते हैं कि दांव पर क्या लगा था। बहुत कुछ। तो कांग्रेस पार्टी में अपना अध्यक्ष चुनने का एक तरीका था, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस। देश भर की जो 15 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां थीं, उन्हें वोट करके अपना उम्मीदवार चुनना था। तो वोटिंग हुई, हवा में कई बड़े नेताओं के नाम थे। लेकिन जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो जो नतीजा सामने आया वो सचमुच किसी ने सोचा तक नहीं था। नतीजा क्या था? चौंकाने वाला। 15 में से 12 कमेटियों ने वोट दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल के हक में। और जवाहरलाल नेहरू, उनके पक्ष में एक भी वोट नहीं था। 0, एक भी नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर वोट इतने साफ थे, जनादेश इतना स्पष्ट था, तो फिर सरदार पटेल प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? कहानी ने ऐसा मोड़ क्यों लिया? इसका जवाब एक शख्स के पास था, और वो शख्स थे महात्मा गांधी। गांधी जी की भूमिका यहाँ पर बहुत अहम हो जाती है। वो पहले ही साफ कर चुके थे कि उनकी पसंद नेहरू हैं और वो चाहते थे कि आज़ाद भारत की बागडोर नेहरू ही संभालें। जरा इन तारीखों पर नजर डालिए कि सब कुछ कितनी तेजी से बदला। 20 अप्रैल को गांधी जी ने अपनी इच्छा जाहिर की, फिर 29 अप्रैल की सुबह वोटों की गिनती हुई जिसमें पटेल को जबरदस्त बहुमत मिला। लेकिन उसी दिन दोपहर होते होते एक मीटिंग हुई और पटेल को मना लिया गया कि वो अपना नाम वापस ले ले। और हुआ भी यही। गांधी जी की इच्छा का सम्मान करते हुए पटेल जी पीछे हट गए। उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू बिना किसी मुकाबले के अध्यक्ष चुन लिए गए। रास्ता साफ हो गया था। लेकिन वो एक सवाल, वो अब भी हवा में था। आखिर क्यों? तो अब आते हैं उस क्यों के जवाब पर। जो भी ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, उनके मुताबिक गांधी जी का ये फैसला सिर्फ किसी व्यक्तिगत पसंद का मामला नहीं था। इसके पीछे एक बड़ी सोची समझी रणनीति थी। गांधी जी का आकलन कुछ ऐसा था। एक तरफ थे जवाहरलाल नेहरू, कैम्ब्रिज से पढ़े लिखे, जिनकी एक इंटरनेशनल पहचान थी। दुनिया के बड़े बड़े नेता उन्हें जानते थे। विदेश मामलों की उनकी समझ जबरदस्त थी। दूसरी तरफ थे सरदार पटेल, देश के अंदर संगठन बनाने में माहिर, भारत के लौह पुरुष।
लेकिन देश के बाहर उन्हें ज्यादा लोग नहीं जानते थे। गांधी जी को लगा कि एक नया नया आजाद देश जब दुनिया के सामने खड़ा होगा तो उसे नेहरू जैसे चेहरे की ज्यादा जरूरत होगी। गांधी जी ने इसे समझाने के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल दी थी। उन्होंने कहा, हमें राजगाड़ी के लिए 2 बैलों की जरूरत है। नेहरू विदेश मामले देखेंगे और पटेल घरेलू मामले संभालेंगे। मतलब साफ था, वो एक पार्टनरशिप बनाना चाहते थे जहां दोनों नेताओं की अपनी अपनी ताकत का देश के लिए इस्तेमाल हो सके। तो चलिए अब इतिहास के इन पन्नों से निकलकर वापस आज के दिन में आते हैं और देखते हैं कि 75 साल से भी ज्यादा पुरानी इस कहानी को आज की राजनीति में कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सत्ता पक्ष ने अपनी बात को वजन देने के लिए सिर्फ 1946 की घटना का जिक्र नहीं किया। उन्होंने 3 उदाहरण सामने रखे। पहला तो यही नेहरू वाला मामला। दूसरा, उन्होंने इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव की बात की जिसे कोर्ट ने ही रद्द कर दिया था और जिसके बाद देश में इमरजेंसी लगी। और तीसरा आरोप सोनिया गांधी पर था कि नागरिकता मिलने से पहले ही उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया था। मतलब उनका तर्क ये है कि कांग्रेस के इतिहास में ऐसा होता रहा है। और यहीं आकर कहानी घूमकर वापस वहीं पहुंच जाती है जहां से शुरू हुई थी। हुआ ये कि इतिहास की इस जोरदार बहस के बीच वो असली सवाल कहीं पीछे छूट गए। वो सवाल जो विपक्ष ने उठाए थे कि क्या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का नया तरीका सही है? क्या इससे चुनाव आयोग की आज़ादी पर कोई असर नहीं पड़ेगा? इन सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है ना? कि जब इतिहास आज की राजनीतिक लड़ाइयों में एक हथियार बन जाता है, तो आखिर पीछे क्या छूट जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अतीत की बहसों में हम उन मुद्दों को ही भूल जाते हैं जो असल में हमारे आज और हमारे आने वाले कल को तय करने वाले हैं? सोचने वाली बात है।